देखिए, ज्योग्राफिकल थॉट की इस वीडियो में हम लोग जो जर्मन ज्योग्राफर्स हुए हैं फेमस, उनका डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे नंबर 1 पे हैं आपके अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, तो आप लाइन बाय लाइन चलिएगा तो आपको ये आसान पड़ेगा पढ़ने में। ठीक है, सबसे पहले आते हैं इनकी रचनाएं, यानी इन्होंने कौन कौन सी फेमस बुक्स लिखी। तो एक है आपकी सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया, दूसरी आपकी ये क्या कहते हैं, कॉस्मोस। ठीक है, मध्य एशिया और कॉस्मोस। ठीक है, ये आपकी दो फेमस बुक्स हैं। इसके बाद आता है प्रकृति दिग्दर्शन यानी व्यूज ऑफ नेचर। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये तीनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले आपकी मध्य एशिया, कॉस्मोस, प्रकृति दिग्दर्शन। ठीक है, अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये सारे ही पॉइंट लगभग इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको एक समझाता चला जाऊंगा ताकि आपको जल्दी इजीली याद हो जाए। वो प्रथम थे जिन्होंने काल मापी का उपयोग करके भूमि पर देशांतर निश्चित किया एवं वायुदाब की सहायता से ऊंचाई निर्धारित की। यानी ये फर्स्ट ज्योग्राफर थे जिन्होंने काल मापी क्या है, एक यंत्र है जिसकी हेल्प से इन्होंने लैंड पार्ट पर देशांतर जो लॉन्गिट्यूड होता है वो डिसाइड किया था। किसकी हेल्प से? काल मापी की हेल्प से। ठीक है, और वायुदाब मापी की सहायता से ऊंचाई जो हाइट होती है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो किस तरह से चेंज होता है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो यंत्र होता है उससे ये डिसाइड किया था कि हाइट किस हिसाब से, मतलब जो सी लेवल की जो हाइट होती है, ठीक है, सी लेवल से जो मापते हैं हम, उस बेस की बात की जा रही है यहाँ पर। वायुदाब मापी की सहायता से ऊंचाइयां निर्धारित की थी। ठीक है, उन्होंने ओरोनिको तथा अमेजन नदी के प्रवाह क्षेत्र की खोज की थी, यानी ओरोनिको रिवर और अमेजन रिवर का ड्रेनेज पैटर्न कैसा है वो डिसाइड किया था। वन और वर्षा के बीच धनात्मक संबंध बताया था। क्या संबंध होता है वन और वर्षा के बीच में? धनात्मक संबंध। कैसे? देखिए, वन ज़्यादा होंगे तो वर्षा ज़्यादा होगी, और वर्षा ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है कि ऑटोमेटिक वन बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो वनों का होना बहुत ज़रूरी है वर्षा के लिए। वन होंगे तो वर्षा होगी। ठीक है, हम्बोल्ट ने मनुष्य एवं वनस्पति पर ऊंचाई एवं तापमान के प्रभाव की वैज्ञानिक दृष्टि की व्याख्या की। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। उसने पेरू की ठंडी जलधारा की खोज की तथा इस जलधारा के तापमान एवं गति को मापा। उसने पनामा नहर बनाने का विचार दिया। देखिए, पेरू की ठंडी जलधारा को हम लोग क्या बोलते हैं? हम्बोल्ट करंट बोलते हैं। और आप जानते हैं कि हम्बोल्ट करंट कितना इंपॉर्टेंट है ना? किसमें? जो आप एल नीनो पढ़ते हैं उसमें। और उन्होंने पनामा नहर बनाने का सुझाव दिया था। पनामा नहर कहाँ पर है? हम्म, पनामा नहर आपकी कहाँ पर है? सेंट्रल, जो आपका मैक्सिको और यूएसए उसके बीचों बीच से गुजर रही है। पनामा कंट्री है, वहां से गुजर रही है। ठीक है, पनामा कंट्री कहाँ पर आती है? सेंट्रल, जो मैक्सिको के पास जो कंट्रीज है ना छोटी मोटी, होंडुरास, एल सल्वाडोर, जिनके नाम भी नहीं सुने होंगे आपने, होंडुरास, एल सल्वाडोर, ऐसी ऐसी कंट्रीज हैं, उसके पास है पनामा कंट्री। तो पनामा कंट्री में पनामा नहर बनाने का विचार किसने दिया था? आपके अमेजोन, ये हम्बोल्ट साहब ने दिया था। और वो क्या कहते हैं कि इस नहर के बन जाने से न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच 13,000 या 11,000 किलोमीटर तक की दूरी कम हो गई थी, इन्हीं की वजह से बस। ठीक है, कि ये पनामा नहर बन जाए। और अगला आइए, साथ ही उन्होंने समताप रेखाओं को प्रदर्शित करने वाला विश्व का मानचित्र बनाया, मीन्स आइसोथर्म। समताप रेखाएं आप जानते हैं ना क्या होती हैं? समताप रेखाएं होती हैं आइसोथर्म्स। यानी उन्होंने पहला ऐसा मानचित्र बनाया जो समताप रेखाओं को प्रदर्शित करता है, आइसोथर्म्स को। परमाफ्रॉस्ट वर्ड उन्होंने दिया, बस इतना याद रखना है। साइबेरिया की तुषार भूमि, तुषार क्या होता है? फ्रॉस्ट, यानी जमाव जो होता है ना, फ्रॉस्ट कहते हैं इसे। तो साइबेरिया में शायद वर्ष भर देखा है आपने, फ्रॉस्ट जमा ही रहता है। तो उस लैंड पार्ट को परमाफ्रॉस्ट वर्ड किसने दिया था? ठीक है, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने दिया था। ठीक है, इन्होंने जो बुक लिखी थी, ठीक है, वो कॉस्मोग्राफी के नाम से जानी जाती है, जिसे यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी में डिवाइड किया गया है। याद रखिएगा, कॉस्मोग्राफी, ठीक है, एक वर्ड है जो इन्होंने, मतलब इनकी जो स्टडी एरिया है उसको कहा गया जाता है, जिसे विश्व रचना कहा जाता है। ठीक है, कॉस्मोग्राफी क्या कहा जाता है? विश्व रचना। और इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, यूरेनोग्राफी और जियोग्राफी में। हम्बोल्ट आगमनात्मक विधि के समर्थक थे। मैंने आपको पढ़ाया है ये एक बार कि इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड क्या होता है। ठीक है, आगमनात्मक विधि जो होती है वो साइंटिफिक मानी जाती है। ठीक है, मतलब अच्छी ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक मेथड मानी जाती है। तो उस मेथड का यूज किसने किया था? हम्बोल्ट ने आगमनात्मक विधि का यूज किया था। ठीक है, हम्बोल्ट का यह कहना था कि सभी प्रजातियों का उद्गम एक ही है, कोई भी प्रजाति श्रेष्ठ या हीन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए इस पे मैंने स्टार बनाया है कि हम्बोल्ट क्या कहते हैं कि जो जितनी भी प्रजातियां हैं वो सभी श्रेष्ठ हैं, कोई भी प्रजाति हीन नहीं है। ये स्टेटमेंट किसका है? हम्बोल्ट का है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बात लिखी हुई है नीचे। हम्बोल्ट ने भौतिक भूगोल, जलवायु भूगोल एवं वनस्पति भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
जिस कारणवश उन्हें आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो हमें कहेंगे कि वो हम्बोल्ट को माना जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भौतिक भूगोल, जलवायु भूगोल और वनस्पति भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। हम्बोल्ट ने 7 पक्षीय, याद रखना कितने हैं, ये देखिए, हम्बोल्ट ने 7 पक्षीय संकल्पना प्रदान की थी। 7 पक्षीय संकल्पना क्या है, जो नीचे आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये पूरा याद होता है तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं होता है तो इसमें से आप थोड़ा सा इस तरह से याद रखिएगा कि मैं किस तरीके से इसको रट सकता हूँ या रट सकती हूँ, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये जितने भी सातों हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम्बोल्ट ने की कौन सी संकल्पना नहीं है। 3 इसमें से उठाएंगे, एक कहीं और से उठा लेंगे। तो अगर जो आप इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, देखिए जैसे यूनिटी ऑफ नेचर, ठीक है। यूनिटी समझ रहे हो, प्रकृति में एकता, ये वाला इनका बहुत फेमस है, ये पूछ लेते हैं कई बार। तो अब इसके बाद अगर जो हम देखें तो क्या चीज है, आप इस पर आइए। भूगोल संसार के क्षेत्रीय तथा स्थानिक वितरण का अध्ययन है, स्पाटियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ज्योग्राफी इज अ स्पाटियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये किसने कहा है, ज्योग्राफी इज अ स्पाटियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये है अलेक्जेंडर, ज्योग्राफी इज अ स्पाटियल डिस्ट्रीब्यूशन बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। हम्बोल्ट प्रकृति की एकता, ठीक है, ये देखिए ये वाली बात आ गई ऊपर जो बॉक्स में बनी हुई है। हम्बोल्ट प्रकृति की एकता, यूनिटी ऑफ नेचर में विश्वास करते थे, ठीक है। अब हम्बोल्ट ने कौन कौन सी मेथड यूज की थी अपनी स्टडी में, उसका हम देख लेते हैं। एक होती है अनुभवात्मक, एम्फेरिकल मेथड। एम्फेरिकल मेथड क्या होती है, जो आपने अनुभव किया है फील्ड एरिया में जाकर के, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एम्फेरिकल मेथड। दूसरा आता है सिस्टमेटिक, चीज़ों को सिस्टमेटिकली पढ़ा। तीसरा है चीज़ों को कंपेरेटिव पढ़ा, इन्होंने कंपेरेटिव एनालिसिस किया। और पांचवा चौथा क्या है, कार्टोग्राफिक मेथड, यानी मैपिंग वगैरह का काम किया इन्होंने। भूगोल साहित्य में जलवायु विज्ञान शब्द का प्रथम के प्रतिपादक थे, यानी देखिए क्लाइमेटोलॉजी वर्ड किसने दिया, ठीक है, अलेक्जेंडर वुड हम्बोल्ट ने। कितना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है अपने आप में ये। हम्बोल्ट ने पृथ्वी को जैविक एवं अविभाज्य इकाई माना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पृथ्वी को जैविक और ऑर्गेनिक और नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड, अविभाज्य होता है नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड, जैविक होता है ऑर्गेनिक। पृथ्वी को जैविक और अविभाज्य इकाई किसने माना था, हम्बोल्ट ने माना था। और इस बात किस बात को लेकर माना था कि देयर इज अ वन स्पिरिट एनिमेटिंग द वोल ऑफ नेचर फ्रॉम पोल टू पोल, कोई एक आत्मा है जो कि पूरी पृथ्वी में एक पोल से दूसरे पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल या साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ नेचर को बांधे रखी हुई है जिसने, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है उनका कि देयर इज अ वन स्पिरिट एनिमेटिंग द वोल ऑफ नेचर फ्रॉम पोल टू पोल, और पृथ्वी को जैविक और अविभाज्य इकाई माना। हम्बोल्ट को उसके योगदान के कारण ही वनस्पति भूगोल, मौसम विज्ञान तथा आधुनिक आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है, ठीक है। ऊपर अभी आपने क्या पढ़ा है, आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है, तो इसी वजह से इन्हें पिता भी माना जाता है, किसका, आधुनिक भूगोल का, ठीक है। हम्बोल्ट का पार्थिव एकता के बारे में कथन है, देखिए पार्थिव एकता हम्बोल्ट का नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ आपसे। पार्थिव एकता क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, ये किसी और का है। लेकिन पार्थिव एकता के बारे में क्या कथन है, देयर इज अ वन स्पिरिट एनिमेटिंग द वोल ऑफ नेचर फ्रॉम पोल टू पोल, बट वन लाइफ इन्फ्यूज्ड इनटू स्टोन्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन इनटू मैन। यानी कोई एक आत्मा है जो कि कोई एक आत्मा है, कोई एक अंतरात्मा है जो कि पोल से पोल पर वेरी कर रही है, ठीक है। कोई एक अंतरात्मा है जो कि कोई एक अंतरात्मा है जो कि पोल से पोल पर वेरी करती है, लिखा ना यहाँ पर, देयर इज अ वन स्पिरिट, कोई एक आत्मा है जो कि संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण प्रकृति में पोल टू पोल वेरी मतलब मूव करती है। और वो किसके अंदर है, पत्थरों के बीच में भी है, प्लांट्स में भी है, और एनिमल्स में भी है, और इवन हम ह्यूमंस में भी है। तो एक तरीके से ये क्या मान के चल रहे हैं कि सभी में जीवन होता है, पत्थरों में भी जीवन होता है, ठीक है। हम्बोल्ट का ये विचार था किसको लेकर के, पार्थिव एकता के बारे में, टेरेस्ट्रियल यूनिटी। पार्थिव एकता अलग है, यूनिटी ऑफ नेचर अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा दोनों में, ठीक है। तो ये चीज हम्बोल्ट की बहुत फेमस रही अपने आप में, क्लियर। अब आपका नेक्स्ट आते हैं कार्ल रिटर, ठीक है। कार्ल रिटर के बारे में जो है मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो हम फिर इसमें कोशिश ये करेंगे कि कार्ल रिटर हम लोग, चलिए नेक्स्ट काम करते हैं, कार्ल रिटर थोड़ा बड़ा है, ठीक है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। तो फिलहाल आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का ये वाला जो आपने पूरा पेज पढ़ा है अच्छे से, ये आपको याद रहे। और यूनिटी ऑफ नेचर किसने दिया है, टेरेस्ट्रियल यूनिटी के बारे में इनका क्या स्टेटमेंट है, टेरेस्ट्रियल यूनिटी इनका नहीं है, ठीक है, पार्थिव एकता इनका नहीं है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा इन्होंने किसको जैविक अविभाज्य इकाई माना है, कैसे क्या स्टेटमेंट दिया है, कौन कौन सी मेथड यूज़ की हैं,
किस वजह से, कौन कौन से वर्ड्स इन्होंने दिए, कोई नहर बनाने का सुझाव दिया था, कौन सी बुक्स लिखी हैं, और कोई इन्होंने गर्म जलधारा ठंडी जलधारा क्या ढूंढी है, किस नदी का प्रवाह क्षेत्र बताया है, कौन कौन से यंत्र सबसे पहले यूज़ किए हैं, ये सब आप करेंगे तो आपका ये अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। ओके।